साहित्य की संभावनाएं, डिजिटल युग। डियर साहित्यकार सम्मेलन का जो श्रृंखला चल रही है साहित्योत्सव की, उसमें आज का दिन जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम देखते हैं कि डिजिटल मीडिया या डिजिटल संस्कृति हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन गई है। डिजिटल क्रांति, या जिसे हम एक नई तरह की सूचना क्रांति कहते हैं, उसने हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। हमारे दैनंदिन व्यवहार के अनेक ऐसे पक्ष हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, और विशेषकर पिछले 2 वर्षों ने हमने जहां एक और स्वास्थ्य के स्तर पर चुनौतियों का सामना किया है, वहीं डिजिटल माध्यम से एक नए तरह के विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। नई तरह से हमने उस पूरे जीवन को जीने का प्रयास किया है। जहां शैक्षणिक संस्थाओं में मोबाइल प्रतिबंधित थे, वहीं अब वो सारा हमारा जो ज्ञान विज्ञान विचार विमर्श की प्रक्रिया है वो उस मोबाइल के अंदर केंद्रित हो गई है। इसी के से एक पक्ष जुड़ा हुआ है साहित्य का। इंटरनेट जो कभी सोता नहीं है, हमेशा जागता रहता है। इस इंटरनेट ने हमको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। हमारे मित्र बालेंदु शर्मा दादीज तो कहते ही हैं कि जो डिजिटल मीडिया पे डिफरेंट टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मेट हमारे पास हैं, और हर फॉर्मेट उसका अपने आप में एक स्वतंत्र मीडिया है। चाहे आप फेसबुक की बात करें, चाहे आप ट्विटर की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे ब्लॉग्स की बात करें, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, इन सब माध्यमों से हमारे पास जितनी सुविधाएं आ गई हैं, वो सब अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में ये माध्यम हमारे पूरे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं। पिछले 2 साल में जिस तरह से जीवन में सब कुछ थम गया था, साहित्य क्षेत्र में भी शायद वो दौर एक नए बदलाव की ओर संकेत दे रहा था। हम कल्पना करें, जब हम मीडिया के संदर्भ में बात करते हैं तो कई बार हम हमारे उन प्राचीन जो पौराणिक संदर्भ हैं उनसे भी बात करते हैं। इसी तरह से यदि हम साहित्य के संदर्भ में बात करें, लेखन की बात करें, तो भोजपत्रों से जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी वो आज डिजिटल माध्यमों पर पहुंच गई है। साहित्य केवल खाली पन्नों के ऊपर कुछ भी लिख देना नहीं है। साहित्य उन जीवन की अनुभूतियों को महसूस करते हुए उन अन्यान्य विधाओं में, वो चाहे कविता के रूप में है, कहानी के रूप में है, नाटक के रूप में है, व्यंग्य के रूप में है, यात्रा वृतांत, संस्मरण, फीचर, न जाने कितनी विधाएं, या यूं कहूं कि ये व्यक्ति की स्वयं की सृजनात्मक क्षमता है, उसकी रचनात्मक प्रतिभा है, जिसके आधार पर वो इन साहित्यिक विधाओं को प्रचारित प्रसारित करता रहता है। कोरोना के दौर में जब हम घर में कैद हो गए थे, टेलीविजन पर नई रिकॉर्डिंग्स बंद हो गई थी, रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में भी जो साहित्यकार हैं, वार्ताकार हैं, या जो उसकी और फॉर्मेट है रेडियो प्रोग्राम्स के, कहीं ना कहीं वो भी बाधक बनने लगे थे। ऐसे दौर में इस डिजिटल माध्यमों ने हमें एक नया मंच प्रदान किया। एक दौर था जब नया लेखक रचनाकार दर दर भटकता रहता था अपनी कविताओं को, अपनी कहानियों को, अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए। आज इन माध्यमों ने हमको एक ऐसा मंच दिया है जहां व्यक्ति स्वयं इन डिजिटल माध्यमों के उपभोक्ता के रूप में स्वयं भी एक उत्पादक हो गया है। वो कंटेंट जनरेट कर सकता है, वो अपनी कविता, कहानी या साहित्य की जिस विधा में उसने लिखा है, उसको वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने पाठक और दर्शकों का अपार समूह, और सबसे बड़ी बात ये कि उस भौगोलिक दूरियों को पाटते हुए वहां तक पहुंचा करने के लिए वो सक्षम है। तो साहित्य ने जिस तरह से इन चीजों को एकदम से प्रसारित किया है, इसने निश्चित रूप से नई संभावनाओं को जन्म दिया है, तो नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है। एक दौर था जब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उस संपादकीय संस्था के द्वारा एक तरह से संपादित होकर के, नियंत्रित होकर के वो रचनाएं हमारे सामने आती थी। अब उस तरह का कोई संपादकीय अंकुश नहीं रहा। हमने आजादी से पहले भी वो दौर देखा था जब निराला की कविता जूही की कली सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको वापस लौटा दिया था, ये कह करके कि आपकी कविता प्रकाशन योग्य नहीं है। और वही कविता कालांतर में हिंदी में छायावाद आंदोलन का प्रवर्तन करती है। तो आप देखिए किस तरह से शायद निराला के समय ये डिजिटल माध्यम होते तो उनको उस तरह के मानसिक तनाव या अवसाद के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। तो आज इन डिजिटल माध्यमों ने हमको कितनी बड़ी सुलभता प्रदान कर दी है।
इस डिजिटलाइजेशन के दौर ने ऐसे मंच दिए हैं जहां हर पाठक की पहुंच है, हर रचनाकार की पहुंच है। ऑनलाइन बाजार का इतना बड़ा साम्राज्य हमारे सामने खुल गया है, जहां हम उसके माध्यम से पुस्तकों को खरीद सकते हैं। तुरंत हमारी एक्सेस वहां तक हो जाती है। इधर पुस्तक प्रकाशित हुई और हमने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उसकी जानकारी दी, और कितना आसान हो गया है। आज मुझे अपनी किताब को लोकार्पित करना है, मुझे कोई बड़े बड़े हॉल बुक कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इन्हीं मंचों का सहारा लेकर के उस किताब के बारे में जानकारी दे सकता हूं, और वहां उन साहित्यिक मित्रों को बुला करके उस पर चर्चा कर सकने के लिए संभव हो। दूसरी ओर ऐसे भी मित्र हैं जो पुस्तकें इन प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं, चाहे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, या जो और ई कंपनियां हैं उनके माध्यम से पुस्तक खरीदते हैं, उसको पढ़ते हैं और अपने विचारों को उसके माध्यम से साझा करते हैं। प्रकारांतर से पुस्तक समीक्षा की एक नई तकनीक शुरू हुई। तो ये जो नानाविध मंच है, इन इन माध्यमों में कितनी संभावनाएं हैं। क्या उस गंभीरता को हम बचा पा रहे हैं? क्या उसके साथ जो न्यूनतम एक हम स्तर की बात करते हैं, उनकी हम रक्षा कहीं कर पा रहे हैं? बहुत सारी चुनौतियां, प्रश्न हमारे सामने हैं। इन प्रश्नों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में दो प्रमुख विशेषज्ञ हैं, राकेश गोस्वामी और शैलेंद्र शर्मा जी। प्रोफेसर राकेश गोस्वामी का मीडिया में एक बहुत लंबी पारी रही है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया के साथ आपने काम करने का आपको अनुभव है, लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक। और अब वो अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े हैं। देश विदेश में यात्रा करने का उनको अवसर मिला है। कई महत्वपूर्ण फेलोशिप पर वो रॉयटर, जो इंग्लैंड की प्रमुख एजेंसी है, उसका कोई एक वर्कशॉप था हेल्थ कम्युनिकेशन को लेकर के, HIV एड्स और उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के एक वर्कशॉप न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। उसमें आपको जाने का मौका मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय में जब ये अध्ययन कर रहे थे, पत्रकारिता का पाठ्यक्रम कर रहे थे, उसके बाद PhD कर रहे थे, उसी दौर में यूनिसेफ से जुड़ाव होता है, और यूनिसेफ की विकास पत्रकारिता केंद्रित अनेक कार्यशालाओं में आपने एक रिसोर्स पर्सन के रूप में विकास पत्रकारिता की उस पूरी यात्रा को एक विशेष गति और दिशा देने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। मुख्य रूप से सामाजिक मुद्दों पर लिखते रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। इस समय भी वो समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। संपादकीय प्रश्नों पर उनके आलेखों को स्थान मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये एक विचारक के रूप में, एक चिंतक के रूप में, और डिजिटल माध्यमों पर, ट्विटर जैसे माध्यमों पर आप बहुत सक्रिय हैं। और जब हिंदुस्तान टाइम्स के यहाँ ब्यूरो चीफ थे या टाइम्स नाउ में थे, उसके पहले IBN 7 आदि चैनल्स में उन्होंने काम किया, तो उनके माध्यम से भी उन्होंने साहित्य और मीडिया की जो अनन्य विधाएं हैं उनको प्रमोट करने में, उनके साथ कहीं न कहीं जुड़ने में विशेष आपकी रुचि रही है। एक पाठक के रूप में, एक मीडिया कर्मी के रूप में आपने इस पूरे परिवेश को बहुत निकटता से देखा, समझा और महसूस किया है। तो हम चाहेंगे कि प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, जिनका मीडिया और फिल्म पर आपका, राजस्थानी फिल्मों पर आपका PhD है, तो इन सारे माध्यमों को आपने बहुत ही गंभीरता से देखा और पढ़ा है। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि ये इन माध्यमों को, डिजिटल माध्यमों में साहित्यिक जो क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, इसको किस रूप में देखते हैं प्रोफेसर राकेश गोस्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद बानावत सर, मेरे गुरु पत्रकारिता में और जीवन में। और ये हमेशा मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय होता है कि जब किसी भी मंच पर मुझे बानावत सर के साथ मंच साझा करने का अवसर प्रदान होता है। तो मैं क्रेडेंट टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस डियर साहित्यकार सम्मेलन में इस विषय पर मुझे आमंत्रित किया, और सिर्फ आमंत्रित ही नहीं किया, एक ऐसे सत्र में मुझे बोलने का अवसर दिया जिसमें बानावत सर के साथ मुझे सहभागिता करने का अवसर मिल रहा है। तो क्रेडेंट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो विषय है कि डिजिटल युग में साहित्य के लिए संभावनाएं, हालांकि भानावत सर ने इसकी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से भूमिका बनाई है, और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया है कि डिजिटल युग में डिजिटल जो माध्यम शुरुआत हुई है। देखिए, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि डिजिटल माध्यम हम किस चीज को कह रहे हैं। आज 2-3 शब्दावली बहुत प्रचलन में है। एक है डिजिटल मीडिया, एक है सोशल मीडिया, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और एक है न्यू मीडिया।
तो हमें इन चारों माध्यमों में अंतर, उनमें क्या समानताएं हैं, इनको समझ लेने के बाद फिर हम इस विषय के बारे में थोड़ी चर्चा करें कि साहित्य की संभावनाएं इन सारे माध्यमों में किस प्रकार की है। तो डिजिटल मीडिया जो है वो बेसिकली एक तकनीक ही है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से, जैसे पहले हम, योगेश जी भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, रेडियो से लंबे समय तक जुड़े रहे, ये जानते हैं कि एनालॉग और डिजिटल दो तकनीक की बात है। और इसको प्रायः लोग इस चीज से कंफ्यूज कर लेते हैं कि इंटरनेट पे जो काम होता है वही डिजिटल टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा नहीं है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन मीडिया और डिजिटल मीडिया में थोड़ा सा अंतर है। डिजिटल एक तकनीक ही है, एक तकनीक है, और उस माध्यम पे किस तरह से साहित्यिक विधाओं में किस तरह से जो तमाम तरह के रचनाधर्मी हैं उन्होंने अपनी सृजनशीलता को पंख दिए हैं। और भानावत सर ने जो एक उदाहरण दिया कि कैसे एक कवि की कविता को एक प्रकाशक लौटा देता है और उसके बाद उसे काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है और बाद में वही कविता एक युग की प्रणेता बनती है। तो मुझे लगता है कि आज जो सबसे बड़ी शक्ति, जो सबसे बड़ी ताकत है डिजिटल मीडिया की, वो यही है कि आज किसी भी रचनाधर्मी को, चाहे वो कवि हो, वो पद्य में लेखन करता हो, गद्य में लेखन करता हो, नाटक लिखता हो, किसी भी प्रकार की विधा में यदि वो अपनी सृजनात्मकता करता है तो उसको किसी प्रकाशक का मोहताज रहने की जरूरत नहीं है। आज वो स्वयं का प्रकाशक बन चुका है। हम, बनावत सर ने सोशल मीडिया की बात की। सोशल मीडिया एक बहुत वृहद परिवार को कहा जाता है, जिसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जिनका उदाहरण फेसबुक या ट्विटर हैं, वो सिर्फ एक हिस्सा है। सोशल मीडिया में आप फोटोग्राफ्स शेयरिंग कर सकते हैं, आप वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो तमाम सोशल नेटवर्किंग की साइट्स हैं, जिसको हम SNS भी कहते हैं, चूंकि मैं कम्युनिकेशन का विद्यार्थी हूं तो हम साथ साथ ऐसी शब्दावलियों को भी सुनते समझते चलेंगे। SNS यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जिनका जो सबसे बड़ा उदाहरण आज देखने को मिलता है वो फेसबुक है और ट्विटर। इन दोनों माध्यमों ने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया कि कोई भी व्यक्ति जो अभी तक पाठक था वो लेखक बन सकता है और जो लेखक था वो पाठक बन जाता है। यानी कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपने जो भी कंटेंट क्रिएट किया है, उसको पढ़ने वालों का जो संसार है वो इतना विशाल हो चुका है। मुझे लगता है कि शायद जब ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हुआ करती थी, जब एक कवि को, एक कथाकार को, एक कहानीकार को किसी प्रकाशक के चक्कर लगाने पड़ते थे कि उसकी किताब छप जाए, उसकी कहानी किसी पत्रिका में छप जाए, अखबारों में भेजा करते थे और कई दिनों का इंतजार होता था कि वो वहां से क्या जवाब आएगा, क्या उसकी रचना वो छपने के लिए एक्सेप्ट करी जाएगी कि नहीं करी जाएगी। हालांकि उसका रोमांच अलग था, लेकिन आज इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई कविता लिखी, आपने फेसबुक पे उस कविता को डाली और आपको रियल टाइम पे उसका एक रिएक्शन मिलना शुरू हो जाता है कि वो कविता कैसी है। यानी एक ऐसा संसार जहां पर लाखों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों, बल्कि कई बार तो करोड़ों पाठक मौजूद हैं, आलोचक मौजूद हैं, समीक्षक मौजूद हैं, जो आपकी रचना की समीक्षा, आलोचना, उसको पढ़कर उस पर अपना रिएक्शन देना, वो बहुत त्वरित गति से होता है। हालांकि इसका थोड़ा सा दुष्परिणाम भी है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम एक दूसरे को जानते हैं, देखिए वहां जो एक एनोनिमिटी का फैक्टर था कि मेरा पाठक कौन है, मैं उसकी शक्ल नहीं जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं जानता हूं, वो कहाँ बैठकर मेरी किताब को, मेरी कविता को, मेरी कहानी को पढ़ रहा है, मुझे मालूम नहीं होता था। और फिर उस बीच में किसी एक पाठक का पत्र आता था कि आपकी मैंने कविता पढ़ी, बहुत सुंदर लगी, इसमें ये कमियां थी, ये अच्छाइयां थी, जो भी रिएक्शन होता था। तो एक एनोनिमिटी का जो एक संसार था, जहां पर रचनाकर्मी को अपने पाठक की शक्ल, उसकी लोकेशन,
वो कैसा दिखता है, उसकी क्या रुचियां हैं, ये सब मालूम नहीं होता था। लेकिन आज जब हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो हमें हर अपने पाठक की आइडेंटिटी, उसकी लोकेशन, और आजकल तो ये जो एनालिटिक्स का ज़माना है, जहाँ पर आप ये तक जान सकते हैं कि जो व्यक्ति मेरी फ़ेसबुक पोस्ट को पढ़ रहा है, वो किस शहर में बैठा हुआ है, क्या वो मोबाइल फ़ोन पर उस फ़ेसबुक पोस्ट को पढ़ रहा है, या टैबलेट पे पढ़ रहा है, या लैपटॉप पे पढ़ रहा है, या पर्सनल कंप्यूटर पे पढ़ रहा है, किस एज ग्रुप का है, किस समय पढ़ रहा है, और किस समय प्रायः वो फ़ेसबुक पर आता है। तो जब इतने वृहद संसार में हम जब रहते हैं, जहाँ पर हमें अपने पाठकों के बारे में या दूसरे रचना कर्मियों के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि कई बार आप अपने कंटेंट को टेलर मेड भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरी कविताओं को जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पसंद करने वाले लोग हैं, वो प्रायः शाम को 8 बजे से 10 बजे तक फ़ेसबुक पर आते हैं या ऑनलाइन आते हैं। तो मैं यदि नई कविता लिखता हूँ, तो मैं उसको उसी वक़्त फ़ेसबुक पर पोस्ट कर दूँगा। या आजकल तो एक नया संसार, अ, हालाँकि यूट्यूब मीडियम जो है काफ़ी पहले से था, लेकिन उसका इस तरीके से उपयोग कि लोगों ने यूट्यूब पे बैठकर अपनी कहानी सुनाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, योगेश जी भी यहाँ मौजूद हैं, योगेश जी भी ये प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे कहानीकार हैं और अक्सर ये अपनी कहानियों को सुनाते हैं वहाँ पर। तो जो हम किसी तरह से देखते हैं कि जो रेडियो का ज़माना था, जहाँ पर आप रेडियो में नाटक किया करते थे, सिर्फ़ अपनी आवाज़ से आपको अभिनय करना होता था। तो एक उसी तरह का मंच, लेकिन यहाँ पर आपको अभिनय करने के लिए यहाँ सिर्फ़ श्रव्य नहीं है, यहाँ दृश्य भी मौजूद हैं। तो आप जैसे ऐसा लगता है जैसे आप किसी रंगमंच के पटल पर खड़े होकर अपनी एक कहानी सुना रहे हैं। अपनी आवाज़ के मॉड्यूलेशन से, अपनी आवाज़ बदल-बदल के अलग-अलग पात्रों के संवाद सुना रहे हैं, और लगातार आपको दिखाई पड़ रहा है कि मेरे यूट्यूब पे कितने लोग इसको देख रहे हैं, कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, बाकायदा उनके कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा मीडियम जो टू वे प्रोसेस है। जो पहले का साहित्य था वो वन वे प्रोसेस था। आपने एक कविता लिख दी, एक कहानी लिख दी, एक नाटक लिख दिया, ना जाने कब वो पाठकों तक पहुंचेगा और पाठक उस पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे। वो रिएक्शन क्या मेरे तक पहुंच पाएगा क्या? तो इन सब चीज़ों में जो बाधाएँ थी, जो एक एक दूरी थी, उस दूरी को डिजिटल मीडियम ने बखूबी पाट दिया है। और जैसा मैंने कहा, हम अक्सर जब जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो ये अक्सर कहा जाता है कि एवरीवन हू हैज़ अ मोबाइल फ़ोन इज़ टुडे अ जर्नलिस्ट। इसी तरह मैं आज ये कह सकता हूँ कि हर वो व्यक्ति जिसके पास डिजिटल मीडियम का एक्सेस है, वो एक साहित्यकार है। वो अपने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी रुचियों को, अभिरुचियों को, यदि उसके पास शब्दों की ताकत है, तो वो अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता है, और उसको किसी भी बंधन, यानी एक लेखक और एक प्रकाशक के बीच में किसी भी एजेंट की, किसी भी मिडलमैन की भूमिका यहाँ नहीं रह जाती है। और ना ही आपको किसी प्रकाशक के इस रूप में मोहताज होने की ज़रूरत है कि क्या वो मेरी रचना छापेगा कि नहीं छापेगा। आप किसी मैगज़ीन में, आज हम अखबार में अपना लेख भेजते हैं और हम इंतज़ार करते हैं कि क्या संपादक महोदय को वो लेख पसंद आएगा, क्या वो छपेगा कि नहीं छपेगा। लेकिन फ़ेसबुक पे जब मैं अपना लेख छापता हूँ, मैं फ़ेसबुक पे एक फ़िल्म की समीक्षा लिखता हूँ, मैं फ़ेसबुक पे एक पुस्तक की समीक्षा लिखता हूँ, मैं किसी की कोई यात्रा वृत्तांत लिखता हूँ। मैं अभी, मुझे लगभग 1 वर्ष हुआ है जम्मू में पदस्थापित हुए। तो मैं प्रायः जब नई जगहों पे जाता हूँ, तो वहाँ की कुछ तस्वीरें लेकर और एक कोशिश करते हैं कि कोई यात्रा वृत्तांत लिखा जाए। तो वहाँ पर मुझे किसी भी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह एक विधा जो डायरी लिखने की परंपरा थी, जिसको ब्लॉग ने रिप्लेस किया। और मैं जानता हूँ अभी हाल में ही, शायद परसों-नरसों ही, मैं एक लल्लन टॉप पे एक कार्यक्रम आता है जिसमें नई पुस्तकों के जो लेखक होते हैं उनसे चर्चा की जाती है। उस पे एक चर्चा हो रही थी अशोक पांडे जी से, उनकी पुस्तक आई है लप्पू झन्ना। अशोक पांडे उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अनुवादक के रूप में बहुत लंबे वर्षों से उन्होंने बड़ा नाम अपना कमाया है। उन्होंने तमाम रशियन साहित्य को अनुवाद किया है। तो वो बता रहे थे कि लप्पू झन्ना का निर्माण किस प्रकार हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ब्लॉग लिखा करता था
और जब मैंने ब्लॉग पे 5-6 पार्ट लिख दिए, तो अचानक एक प्रकाशक का उनके पास फ़ोन आता है कि ये तो बड़ा सुंदर हो रहा है, क्यों ना इसको किसी किताब की शक्ल दे दी जाए और मैं इसको छापना चाहता हूँ। उनका नहीं, अभी मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं इसको किताब के स्वरूप तक ले जा पाऊँगा कि नहीं। लेकिन कैसे ब्लॉग लिखने से, एक डिजिटल मीडियम पे आप अपनी अभिव्यक्ति लिखने से, आपके पास प्रकाशक खुद चल के आ रहा है और फिर बाद में वो एक किताब की शक्ल अख्तियार करती है। इसी तरह रवीश कुमार जो बहुत जाने-माने पत्रकार हैं, उनकी जो कई किताबें ऐसी हैं, जिन किताबों का जन्म उनके ब्लॉग्स पर हुआ। यानी फ़ेसबुक पर, ब्लॉग्स पर, और आज तो जब ट्विटर पे 140 कैरेक्टर की बाध्यता थी, जो बाद में बढ़कर 280 कैरेक्टर्स हो गई, तो मैं उस समय देखा करता था कि ट्विटर पे बाकायदा लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स चला करते थे। क्या आप 140 शब्दों में एक कहानी लिख सकते हैं? तो किस तरह से जो रचनाधर्मी थे, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने सृजनात्मकता को मोल्ड करके और नए-नई साहित्य को गढ़ने का काम किया। अभी आप देखते होंगे कि पहले हम अखबारों में एडिटोरियल पढ़ा करते थे। अभी द प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता, उन्होंने 50 वर्ड एडिट नाम का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। किसी भी मुद्दे पर वो 50 शब्दों का एक एडिट लिखते हैं। अब ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि डिजिटल की जो 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 ज़रूरत है, उन्होंने इसको समझा कि यहाँ पर शायद 400 शब्दों का या 1000 शब्दों का एडिटोरियल पढ़ने के लिए जो पाठक है, वो लगातार मौजूद नहीं है। तो उन्होंने एक नई विधा गढ़ दी साहित्य की, 50 शब्दों का एडिटोरियल लिखना। तो इसी तरह ट्विटर पे जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आप 140 शब्दों में, 140 कैरेक्टर्स में, अक्षरों में, 280 अक्षरों में कोई किताब लिख सकते हैं, कोई कहानी लिख सकते हैं। बाकायदा लोग सीरीज में थ्रेड्स लिख बनाते हैं और पूरी-पूरी कहानियाँ उसमें लिख देते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है, मुझे लगता है कि ना सिर्फ जो मौजूदा साहित्य की विधाएँ हैं, नाटक, पद्य, गद्य, अनक जितनी भी तमाम विधाओं का उल्लेख भानावत सर ने किया, ना सिर्फ उनको और मजबूती और सशक्त बनाता है, बल्कि नई विधाओं को गढ़ने का भी काम डिजिटल मीडिया ने किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस नए माध्यम में साहित्यकारों के लिए या हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने भावनाओं को, अपने विचारों को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करना जानता है, उसके पास शब्दों की साधना है, शब्दों की ताकत है, उसके लिए संभावनाएँ अपार हैं। और इसी प्रारंभिक उद्बोधन के साथ मैं यहाँ समाप्त करूँगा, फिर आगे कोई यदि चर्चा होगी तो ज़रूर जुड़ेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर राकेश गोस्वामी। प्रोफ़ेसर राकेश गोस्वामी वर्तमान में भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के जम्मू क्षेत्रीय केंद्र में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने जिस तरह से बिना किसी मध्यस्थ की भूमिका के डिजिटल माध्यमों पर एक रचनाकार अपने पाठकों के साथ, दर्शकों के साथ संवाद कर सकता है और किस तरह से नई प्रवृत्तियों को डिजिटल माध्यमों पे जो हमारे इस प्रकार के सृजनात्मक प्रतिभा के धनी संचारक हैं, चाहे पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने नई विधाओं को जन्म दिया। साहित्य में भी विधाएँ किसी न किसी रूप में, जैसा हमारे यहाँ हाइकू नाम की एक विधा, छोटे-छोटे वाक्यों के अंदर वो किस तरह से काव्यमय रूप के अंदर कटाक्ष भी करते हैं, अपनी बात को भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि रचनाकार की कल्पनाशीलता पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से लिखता है। लेकिन डिजिटल माध्यमों ने, देखिए, ई-पत्रिकाओं का हमने एक दौर देखा, किस तरह से पिछले 20 साल में मेरे ख्याल लाखों ई-पत्रिकाएँ इस समय हमारे यहाँ पर प्रकाशित हो रही होंगी। हमारे यहाँ न जाने कितने लोग बाग इसमें अवगाहन कर रहे हैं, प्रतिदिन जो शब्द रूपी समुद्र है, उसमें वो गोते लगा रहे हैं और नई-नई चीज़ें। अब जैसी बात आपने की, कितने लोकप्रिय होंगे या कितना स्थायित्व इन चीज़ों में होगा, ये मुझे लगता है कि जो आने वाले समय में चुनौती है, क्योंकि जब त्वरित माध्यम है, तो इस पे लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे मित्र महेश स्वामी प्रतिदिन स्क्रीन साहित्य कहते हैं उसको, वो समसामयिक घटनाओं को लेकर के, परिवेश को लेकर के जो कुछ वो सोचते हैं, रोज़ निरंतर उस पर वो लिख रहे हैं। मैं कई ऐसी संस्थाओं को जानता हूँ, दिल्ली आदि जगह, जहाँ पर वो निरंतर साहित्य की जो इस तरह के बड़े नाम हैं, उनको लेकर के प्रतिदिन उनके या प्रति सप्ताह उनके व्यक्तित्व, कृतित्व के ऊपर समीक्षात्मक चीज़ें कर रहे हैं। मतलब जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी कल्पना शक्ति है, उसके माध्यम से साहित्य की विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संयोग से, जैसा डॉक्टर राकेश गोस्वामी ने कहा, कि हमारे साथ एक रचनाधर्मी साहित्यकार भी हैं, योगेश कानवा जी। संयोग से संचालन उनको करना था, लेकिन तकनीकी व्यवधान के कारण वो समय पे जुड़ नहीं पाए, तो ये दोहरी भूमिका मुझे निभानी पड़ी।
अपनी बात भी कहनी पड़ी और संचालन दायित्व भी निभाना पड़ा। लेकिन चूंकि योगेश जी का भी बहुत लंबा अनुभव रहा है, आपने कविता और कहानी लेखन के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से आप निरंतर लिख रहे हैं और आपके कथा और कविता संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। और जैसा अभी गोस्वामी जी ने बताया कि उन्होंने एक नया, जिसको हम पॉडकास्टिंग कहते हैं, जो कि रेडियो से आप लगभग 30-35 वर्षों तक जुड़े रहे और आकाशवाणी से सेवानिवृत्ति के बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो जयपुर सेंटर है इग्नू का, उसका जो रेडियो स्टेशन है ज्ञानवाणी, उसके स्टेशन मैनेजर के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। तो रेडियो की तो बहुत बड़ी भूमिका हमारे यहाँ पर रही है। कितनी तरह की विधाओं को, शब्दों के उच्चारण को, पूरी की पूरी एक जो शब्दावली है उसको परिनिष्ठित रूप किस तरह से दिया जाए, बहुत बड़ी भूमिका है नए लेखकों को तैयार करने में, साहित्य कर्मियों को तैयार करने में। तो जिस माध्यम के साथ भाई योगेश कानवा जी का इतना लंबा अनुभव रहा और स्वयं देश के अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां, कविताएं प्रकाशित हो रही हैं, तो एक कवि और कथाकार जिसका प्रिंट मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ इतना लंबा संवाद रहा और अब वो स्वयं डिजिटल मीडिया में एक तरह से जी रहे हैं और उसका भी भरपूर उपयोग कर रहे हैं। आपके लगातार वो जो पॉडकास्ट हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और व्यक्तिगत रूप में मुझे मिलते रहे हैं। तो ये भी आपने पिछले जो 6 महीने में जिस तरह का ये एक प्रक्रिया या इस तरह का जो एक प्रयास शुरू किया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए भाई योगेश जी से जानते हैं वो क्या महसूस करते हैं कि डिजिटल माध्यमों से साहित्य का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, वास्तव में कहीं उसमें वो गंभीरता या नयापन, या जिसको हम कहते हैं कि साहित्यिक विधाओं को प्रचारित प्रसारित करने में कहीं उसकी कोई भूमिका हो सकती है। भाई योगेश कानवा जी के अनुभव हम सभी सुनना चाहेंगे। योगेश जी। आभार भानावत सर, आप गुरुजी भी हैं मेरे, राकेश जी के। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण संपर्क कट गया था, तो दोबारा से जोड़ने में काफी समय लग गया। आज का जो युग है, जिसको हम डिजिटल युग कहते हैं या तकनीकी युग कहते हैं, इस तकनीकी युग में अभी राकेश जी ने जिक्र किया था कि एनालॉग और डिजिटल की बात है और हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं। यकीनन कुछ चीजें ऐसी आई हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आई हैं और उन चीजों को निश्चित रूप से ये श्रेय देना पड़ेगा, तकनीक को श्रेय देना पड़ेगा कि आज की तारीख में 140 करोड़ भारतीयों में से या पूरी दुनिया में से हम देखें तो आधे से ज्यादा साहित्यकार उन्होंने बना दिए हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो पाठक के रूप में, चाहे वो लेखक के रूप में। और राकेश जी जिक्र कर रहे थे क्या हर व्यक्ति साहित्यकार है, हर व्यक्ति चाहे अपने उद्गार किसी भी तरह से उनको वो लिखता है, ये बात बिल्कुल सही है। और इस क्रांतिकारी युग में एक बात जो सबसे ज्यादा सामने आई वो है व्यक्तिगत जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता की हम जब बात करते हैं तो वो उस स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग इस तकनीकी माध्यम से कर रहा है। पहले एक जमाना था जब भानावत सर ने जिक्र किया है कि निराला जी की कविता, क्योंकि जो छाया युग के प्रणेता रहे उस कविता को एक बार मना कर दिया गया छापने के लिए और उसके बाद में वही प्रणेता रहे। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियों की बात मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक लंबा अनुभव रेडियो से रहा है और रेडियो में भी जब कोई भी चाहे लेख हो, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, एक बार उसको हम स्क्रूटनाइज करते हैं और उसमें चाहे वो शब्दों की बात हो, उनमें कई बार हम शब्दों का परिवर्तन करवाने की बात करते हैं या कुछ उसमें संशोधन की बात करते हैं। यहाँ पर एक बात जो देखने को मिल रही है वो सबसे बड़ी अजीब सी बात ये लग रही है कि कविता की जब बात करते हैं, क्योंकि एक कविता की उस मर्म को समझने की मुझ में थोड़ी सी चेष्टा रही है और एक उसका विद्यार्थी होने के नाते मैंने ये प्रयास किया है समझने का कि आज जो तुकबंदी देखने को मिल रही है या कविता के नाम पर या कहानी के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है, वो थोड़ा सा चिंता का एक कारण है। चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे दूसरे जो वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से हम देखें, हालांकि कुछ बहुत अच्छी चीजें हमें, चाहे वो स्टोरी मिरर के माध्यम से, प्रतिलिपि के माध्यम से, मातृभूमि, मातृभारती है, इस तरह की बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है।
लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जो वेबसाइट्स लेखक को स्वतंत्र रूप से ये सुविधा दे रही हैं कि हाँ, आप अपने कुछ भी डालें, अपनी मर्जी से आप अपने खुद संपादक हैं, वहां पर ये समस्या जरूर आ रही है कि वहां कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो एक, मैं सेंसरशिप की बात नहीं करूंगा, एडिटिंग की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये बात अवश्य होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इस पे विचार करना चाहिए कि क्या हर व्यक्ति जो भी कुछ लिख रहा है उसको हम साहित्य कहेंगे। साहित्य की कुछ ऐसी विधाएं भी हैं जो आज थोड़ी कम चर्चित रही है, जैसे रिपोर्टाज एक जमाने में बहुत ज्यादा चर्चित रहता था, रिपोर्टाज आज बहुत कम लिखे जाते हैं। यात्रा वृत्तांत का जिक्र राकेश जी ने भी किया और जम्मू का जिक्र कर रहे हैं कि जहां भी जाते हैं वहां से फोटोग्राफ लेते हैं, डालते हैं, और ये एक सुविधा इस तरह की दे दी है, या हमारे सामने एक ऐसी सुविधा उपलब्ध है जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में अपने जिस जगह हम जा रहे हैं वहां की वृत्तांत को हम सुना सकते हैं, बता सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उसमें वो बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि तथ्यात्मक कितना है, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में इस तरह की बातें कह जाते हैं, हाँ ये चीज है, और उसके बाद में हम कहते हैं नहीं, ये कुछ सूचना गलत हो गई। रेडियो का आदमी होने के नाते मेरे सामने ये सबसे बड़ी बात पहली आती है कि तथ्यात्मकता जरूरी है, उसकी प्रामाणिकता जरूरी है, और वो प्रामाणिक बातें शायद डिजिटल मीडिया या हम जो जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर उसको हम प्रमाणित रूप से नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संकट हमारे सामने जरूर है, लेकिन इन छोटी मोटी चुनौतियों के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल मीडिया ने बहुत सारे जिनके मन में विचार आते थे, जो कह नहीं पाते थे, उनको शायद लेखक बनने का या आगे बढ़ने का मौका जरूर दिया है, और ये मौका इसी तरह से आगे बढ़ा तो निश्चित रूप से साहित्य को तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, साहित्य को एक बहुत एक जिसको हम कहें कि परिमार्जन जिसका होना चाहिए वो बहुत बड़ा परिमार्जन एक क्षेत्र इसका विस्तृत हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि वर्तनीगत शुद्धताएं, भाषागत शुद्धताएं और वाक्य विन्यास की जब हम बात करते हैं तो वो चीजें भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखनी पड़ेंगी। लेकिन बहुत सारे, मैं क्योंकि कई बार मैं फेसबुक पे पढ़ता हूँ, दूसरी जगह कई बार इन चीजों को देखते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि यार इसने जल्दबाजी में लिखा है या ये टंकण की त्रुटि है। तो इन चीजों को, मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जब भी कोई लिखे या उसके ऊपर कोई अपनी पोस्ट डाल रहा है तो वो इन चीजों की भी तरफ थोड़ा सा यदि ध्यान दे लें तो शायद बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक जमाना था जब हम हिंदी भाषा केवल रेडियो सुनकर सीखते थे, बहुत सारे शब्दों को मैंने तो स्वयं सीखा है, रेडियो से ही सुन सुन के सीखा है, और आज जब मैं रेडियो से सेवानिवृत्त होकर बोल रहा हूँ या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ज्ञानवाणी चैनल के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो रेडियो से वो सीखे हुए शब्द ही काम आ रहे हैं, और इन शब्दों को यदि डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम वैश्विक पटल पर रख पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी धन्यवाद योगेश जी। आपने कुछ भाषा को लेकर के जो चिंताएं हैं वो साझा की, लेकिन मुझे लगता है तो ये चुनौती तो मुख्य धारा के मीडिया के साथ भी है। मुझे याद है जब देश का स्वाधीनता आंदोलन था उस समय साहित्यिक पत्रिकाओं में, भाई शैलेंद्र जी शायद ज़्यादा उस पर प्रकाश डाल पाएंगे क्योंकि उस पर तो उनका बहुत अधिक अध्ययन चिंतन मनन भी है। उस समय भी भाषाई विवाद होते थे और समाचार पत्रों में वेंकटेश्वर समाचार की टैं टैं ये लिख करके वेंकटेश्वर समाचार के भाषाई प्रयोगों पर उनके समकालीन जो पत्र हैं वो उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, फिर वो उसका जवाब दे रहा है। आज़ादी के बाद बहुत सारी पत्रिकाएं हैं ऐसी रहीं, दुर्भाग्य से धीरे धीरे वो बंद हो गई, जिनमें भाषा सामर्थ्य, भाषा बोध और इस तरह के स्तंभ नियमित रूप से प्रकाशित होते थे। लेकिन डिजिटल मीडिया चूंकि हम आम आदमी के हाथ में आ गया है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो उसका उपयोग कर रहा है उसका स्वयं का पास कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हो या भाषा का वो शिल्प या उसके पास ज्ञान हो, क्योंकि हर व्यक्ति के माध्यम है। और भाषाई चूंकि हम अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि हर 2 कोस में भाषा बदले, हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है, तो भाषा के नए प्रयोग
प्रचलित आते हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ तक तथ्यों की बात है, ये आपकी बहुत गहरी चिंता है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का कोई माध्यम नहीं है जहाँ हम वो थर्मामीटर लगा करके देख पाएँ कि ये जानकारी कितनी सही है। इसलिए हमेशा अंदेशा रहता है कि वो हम कितना उसके साथ न्याय कर पाएँगे। लेकिन फिर भी डिजिटल माध्यम ने एक तरह से, पहले हम कहते थे सूचनाओं का लोकतांत्रिकरण है, तो इसको हम कहें कि साहित्य का लोकतांत्रिकरण है, तो शायद गलत नहीं होगा। ये ठीक है, बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन टिकेंगे वही जिनकी बात में कहीं कोई वजन होगा, जिनकी बात में कहीं कोई मौलिकता होगी, जिनके विचारों में कहीं पैनापन होगा। हमारे यहाँ तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है, तो जिनकी शब्द साधना होगी, जो शब्दों की सही अर्थों में साधना कर रहे हैं, जब वो लोग इन माध्यमों पर लिखेंगे, जैसा गोस्वामी जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि किस प्रकार न्यूनतम शब्दों में हमारे देश के जो कम्युनिकेटर्स हैं, रचनाकार हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं, साहित्यकार हैं, वो किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं और वो जनता में स्वीकार्य हो रहा है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने जिस तरह से एक पूरा वेबसाइट तैयार की है और देश के कितने रचनाकारों, 1000 से अधिक रचनाकारों का उपन्यास, नाटक, कविता, व्यंग्य जिस विधाओं में लिखा है, पूरा का पूरा संग्रह आप एक जगह देख सकते हैं। आज इतनी बड़ी सुविधा इस आभासी माध्यमों ने हमारे सामने उपलब्ध कराई है कि हम एक क्लिक पर उस पूरे साहित्यिक संसार के साथ सीधा साक्षात्कार कर लेते हैं। अभी क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत जब भाई योगेश जी को संचालन करना था और तकनीकी व्यवधान से वो नहीं जुड़े, अब मेरे सामने चुनौती थी कि शैलेंद्र जी से मेरी एक बार मुलाकात इसी मंच पे हुई, उस तरह का संवाद इनसे नहीं हो पाया, तो मुझे इनका बहुत विस्तृत परिचय मालूम नहीं था। मैंने आयोजकों को मैसेज भी किए, लेकिन शायद देखे नहीं होंगे उन्होंने मैसेज, तो वो जवाब नहीं मिला। अब मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। मैंने तुरंत गूगल खोला और शैलेंद्र जी का नाम डाला और मुझे मूलभूत जानकारी मिल गई और इनके व्यक्तित्व का जो एक विशाल पक्ष है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उसकी झलक का मैं एक तरह से साक्षात्कार कर सका। तो आप देखिए कितनी बड़ी सुविधा इन माध्यमों ने हमको दी है। जब जब नई तकनीक आती है, वो अपने साथ नए खतरे लेकर के, नए चुनौतियां लेकर के आती है, लेकिन जो सकारात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इन माध्यमों का भी प्रभावी उपयोग करके, जो अपेक्षाएं साहित्यकारों के साथ है, कल हम कहते थे कि साहित्य समाज का दर्पण है, हम साहित्य के विद्यार्थी थे तो यही पढ़ते थे, आज आप डिजिटल माध्यमों को साहित्य का दर्पण कहने लग गए हैं। तो ऐसे दौर में एक साहित्यकार, समीक्षक, आलोचक क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम भाई शैलेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जो परिचय मैं इनका खोज पाया इस थोड़े से समय में, तो प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इनके शोध अध्ययन के जो क्षेत्र हैं वो बहुत व्यापक विस्तृत हैं। लोक संस्कृति को एक तरह से जिया है इन्होंने, जो हमारा साहित्य के लोक सांस्कृतिक पक्ष हैं, जनजातीय पक्ष हैं, इनका इन्होंने बहुत गहनता से अध्ययन किया है। 40 से अधिक पुस्तकें आपके साहित्य और उससे जुड़ी हुई विधाओं पर है, जिसमें लोक संस्कृति के साथ साथ जो हमारा जो भारतीय और पश्चिमी काव्य शास्त्र है, उस पर भी इन्होंने विशेष रूप से लिखा है। 1000 से अधिक शोध आलेख आपके पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और सम्मानों की एक बहुत बड़ी सूची है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर आदि जो बड़े बड़े नाम हैं, संतोष तिवारी, जो बड़े बड़े साहित्यकार हमारे यहाँ रहे, लेखक रहे, उनकी स्मृति में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से जो पुरस्कार शुरू किए गए, आपकी साहित्य सेवाओं को रेखांकित करते हुए उन पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया। एक आलोचक के रूप में, रंगमंच के अध्येता के रूप में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, योगदान रहा है। और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में पूरा एक शैक्षिक नेतृत्व देने का आपको श्रेय जाता है। विश्वविद्यालय, चूँकि हम लोगों की भी सेवा वहाँ रही है, वहाँ रहते हुए हमें एक प्रशासनिक कार्यों को भी करना पड़ता है, तो आपने एक प्रॉक्टर के रूप में, कुलानुशासक के रूप में विश्वविद्यालयों को एक अनुशासन की जो पीढ़ी है, अनुशासन पूर्ण संस्कार देने के आपके निरंतर प्रयास होते रहे। तो एक ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा को आमंत्रित करूंगा कि आपका जो ये विराट विविध अनुभव साहित्य के क्षेत्र में है, उसको आप, क्योंकि मुझे लगता है हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं मित्र, उन सभी ने उस पूरे ट्रांजिशनल फेज को देखा है, किस तरह से हम उस मुख्य धारा से होते हुए डिजिटल माध्यम पर आ गए। तो वो जो सारा आपका इस ट्रांजिशनल फेज का आपका अनुभव है, वो हमारे साथ शेयर करें प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। धन्यवाद प्रोफेसर संजीव भानावत जी, जिनसे
अभी डिजिटल दौर में तो हम लोग मिल ही रहे हैं, लेकिन पहले भी प्रत्यक्ष भी आपसे भेंट हुई है। और आपके जो हमारे परिवार के, हम सबके परिवार के बहुत वरिष्ठ लेखक हैं, जो कि प्रख्यात लोकवेत्ता हैं, महेंद्र भानवत जी। उनके साथ अनेक बार आपके बारे में भी चर्चा होती रही है। वे गौरव हैं हमारे संपूर्ण राष्ट्र के। मैं इस रूप में उनको सम्मानित करता आया हूँ। तो अभी मैंने दोनों ही हमारे वक्ता प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, जो कि जम्मू से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, योगेश धानवा जी, जो कि जयपुर से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, और आप स्वयं प्रोफेसर संजीव भानवत जी, आप तीनों के महत्वपूर्ण विचारों को यहाँ सुना। तो ये तय बात है कि मनुष्य जो है वो सदा से अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम तलाशता आया है। वो अपने भावों को, अपने तमाम प्रकार की सूचनाओं को, अपने जीवनानुभवों को प्रत्यक्ष करने के लिए वो माध्यम की तलाश करता आया है। यहाँ तक कि जब भाषा भी नहीं थी, तब भी वो अपने आप को व्यक्त करता था। तब कभी वह प्रतीकों के माध्यम से, कभी वह चित्रों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से वो अपने आप को मूर्त करता था। मैं जिस प्रदेश में बैठा हूँ, मध्य प्रदेश, यहाँ पर यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें समाहित किया गया जो स्थान है भीमबेटका, वो इस दृष्टि से बहुत आदर्श है। आप कल्पना करिए कि जिस समय हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे, आदिम पूर्वज थे, वो लोग भाषा को लेकर के उस तरह से संपदा नहीं थी उनके पास, लेकिन वो अपने आप को जाहिर करना चाहते थे, अपने समय का, अपने युग का, अपने समाज का बयान वो दर्ज करना चाहते थे। तो उन्होंने लगभग उस क्षेत्र में, मैं स्वयं परिभ्रमण तो किया ही है और उनके तमाम प्रतीकों को लेकर के अध्ययन भी किया है। तो मैंने ये पाया कि जितने शैलाश्रय हैं, हजारों की संख्या में, उसमें से लगभग 1/3 शैलाश्रय ऐसे हैं जहां पर अभिव्यक्ति हुई है। यानी केवल वास स्थान के लिए नहीं है हमारा वह आश्रय स्थल। हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, हम किस तरह से जो है वनोपज के साथ हमारा संबंध बनता है, किस तरह से प्राणियों के साथ हमारा रिश्ता बनता है। ऐसी तमाम चीजों को उन्होंने व्यक्त किया है। तो एक तरह से मीडिया तब भी था, मीडिया जो है वह हम सबके लिए, हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो भावों, संदेशों और अनुभवों के आदान प्रदान के लिए तमाम प्रकार के कार्य होते आए हैं। हाँ, लेकिन इस पूरे प्रवाह में भाषा जो है वो जब आविष्कृत होती है तो निश्चित तौर पर स्थितियां बदल जाती हैं। हम जिस डिजिटल युग में साहित्य की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि उस भाषा के लिए, जिस भाषा को अर्जित करने में हमने सहस्राब्दियां लगा दी, और उसके परिष्कार में, उसके संवर्धन में हम लोगों ने युग युगांतर निकाल दिए, क्या उसको लेकर के यह जो डिजिटल युग आया है, यह उसको संवर्धित कर रहा है या उसके सामने नई प्रकार की चुनौतियां खड़ी कर रहा है? तो निश्चित तौर पर यह अवसर तो है ही। जैसा कि हमारे तीनों वक्ताओं ने इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं कि इन माध्यमों ने अवसर दिए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यह अवसर क्या इस प्रकार के नहीं हो गए हैं कि अहो रूपम अहो ध्वनि, पर हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक समूहबद्धता बनाना प्रारंभ कर दिया है। कवियों ने अपने समूह बना लिए हैं, लघु कथाकारों ने अपने समूह बना लिए हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने, यहाँ तक कि आंचलिक जो विधाओं में काम करने वाले लोग, उन्होंने अपने अपने समूह बना लिए। हमारे लिए साहित्य जो है वो देश काल से परिबद्ध नहीं रहा है, और सदैव इस दिशा में हमारे जो रचनाकार हैं वो सक्रिय रहे हैं। और हमारे कई ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने पाठकी प्रतिक्रिया की भी चिंता नहीं की। भवभूति जैसा जो महान रचनाकार है वो कहता है कि हो ठीक है, आज आप मेरी बात को नहीं पसंद कर रहे, लेकिन ऐसा कोई भी समय आएगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, ये धरती जो है विपुला है, इस विपुला धरती पर कभी कोई आएगा और जो मेरी इस बात को समझेगा, मेरी अभिव्यक्ति को वह एक तरह से प्रतिसाद उसका मिलेगा, मुझे उस मेरी प्रशंसा हो सकती है।
तो जो वास्तविक में जो रचनाकार है वो कभी इसकी चिंता नहीं करता। समस्या अब ये हो गई है कि अब तो केवल लाइक, कमेंट और शेयरिंग। अब आप सोचिए कि जब लाइक, कमेंट और शेयर इस पर हो गया है सब कुछ, तो रचना धर्मिता को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। हमारे जो लोक माध्यम है उसमें जो है तत्काल प्रतिक्रिया होती थी। हम लोग जो माच का खेल जब होता था, या नौटंकी या नाचा या तमाम स्वांग आदि होते रहे हैं, तो उसमें तत्काल प्रतिक्रिया जो वहां का जो भी श्रोता समुदाय है, दर्शक बैठे हुए हैं, वो करते थे। और उसके बाद में अगली प्रस्तुति तक वह जो व्यक्ति था वो उसका पाठ बदल जाता था। यानी ऐसा नहीं है कि जो लोक प्रवाह है उसके अंदर भी जो है अपने आप को बेहतर करने की चेष्टाएं नहीं थी। बेहतर करने की चेष्टाएं नहीं होती तो जो आज से 200 साल पहले जो माच के खेल खेले जाते थे उसी रूप में आज खेले जाते। ऐसा नहीं हुआ। समय के प्रवाह में वो लोग जो कि उस माच में शिरकत करते हैं, स्वांग में, ख्याल में, नौटंकी में शिरकत करते हैं, वो अपनी ओर से भी उड़ाने भरते हैं, अपनी ओर से बहुत चीजों को उसमें जोड़ देते हैं। और एक तरह से यह नहीं होता कि वो प्राचीन दौर की केवल बात है, हमारे अपने दौर की भी बातें उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं। गाथाओं में भी ये होता आया है। तो हमारे जो लोक माध्यम है उन माध्यमों में भी कहीं ना कहीं संवेदना, भाषा, अभिव्यक्ति के औजारों का नियमन होता था। ये जो नया डिजिटल युग आया है इसके रहते हुए एक नए प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। और एक आस्वादक के नाते, एक पाठक के नाते, एक समालोचक के नाते यदि मैं अच्छी रचनाएं पढ़ना चाहूं तो मेरे सामने चुनौती है, हम सभी के सामने चुनौती है कि इतना विपुल परिमाण में लिखा जा रहा है, इतनी बड़ी तादाद में रचनाकार जिनकी रचनाएं पहले कभी डायरी में कैद रह जाती थी, मित्रों में, परिवारजनों में, कुछ लोगों के बीच में वो सुना देते थे। फिर उसकी कहीं ना कहीं जो है उस्ताद और शागिर्द की जो परंपरा रही है उर्दू में, या हमारे यहाँ पर भी जो कवि शिक्षा की परंपरा रही है, और उस परंपरा के तहत उसमें कहीं ना कहीं कुछ सुधार की संभावनाएं बनी रहती थी। अब वो सुधार की संभावनाएं नहीं है। अब व्यक्ति चाहता है कि वह जो लिखे, जैसा लिख दे, वह उस डिजिटल क्रांति के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए। फिर वो अपेक्षा करता है, वो उसको जो है उसकी लिंक को अपने मित्रों में, अपने परिचितों के बीच में शेयर करता है, उनसे वो आह्वान करता है कि मेरी इस रचना को पढ़िए आप, फिर उस पर कुछ आप अच्छा कुछ कहिए। तो आप सोचिए कि इस डिजिटल क्रांति ने तमाम रचना धर्मियों के लिए, पाठकों के लिए, हम सब के लिए अवसर तो उपलब्ध करा दिए हैं। वह जो साहित्य था जो किताबों में था या जो लाइब्रेरी में था, वो डिजिटलाइजेशन हो गया उसका। हम पुरातन साहित्य को पढ़ सकते हैं, उसका आस्वाद ले सकते हैं। वेदों को पढ़ना था हमको या उपनिषदों को पढ़ना था, सौंदर्य लहरी जैसी महान कृति को यदि हमको पढ़ना था, तो सोचिए कि अवसर कितने कम थे। पुराने दौर में जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लाइब्रेरी में लोग जो है उनको रखते थे। राजा महाराजा जो है वो उनको अपने यहाँ पर जो पोथी खाना होता था वहां रखते थे। कंठानुकंठ भी वो चलता था। प्रिंट में आए तो मुद्रण हो गया, लेकिन मुद्रण भी तो संख्या में होगा ना कि 500 छपेगी, 1000 छपेगी। डिजिटल युग ने ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया कि ऐसी तमाम जो हमारी पारंपरिक साहित्य संपदा है उसको जन जन तक पहुंचा दिया। कविता कोश हो, गद्य कोश हो, या पीडीएफ या अन्य प्रकार के जो फॉर्मेट हैं, खूब आ रहा है, भरपूर मात्रा में आ रहा है। लेकिन उसके बीच में आप एक आस्वादक के नाते इतना आपके पास समय नहीं है, इतना आपके पास जो है संयम या धैर्य नहीं है कि आप उस बड़े उस भंडार में से अपने काम का पढ़ पाए। और वो जो अपने काम का पढ़ेंगे वो कितना जो है वो साहित्य कहला जाने के योग्य होगा। कई बार तो लगता है कि काव्याभास हो रहा है, कई बार लगता है साहित्याभास हो रहा है, क्योंकि उस रचनाकार ने बिना धैर्य के,
बिना संयम के, बिना कौशल के और बिना शैली के उसको प्रत्यक्ष कर दिया। ये भी पाया इस दौर में, मैंने ऐसे बहुत सारे रचनाकारों को उदित होता हुआ और इसमें अपने आप को प्रत्यक्ष होता हुआ देखा कि जो जीवन भर रचना विरोधी रहे, जो कभी साहित्य के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहा, जो साहित्य विरोधी रहे और वो अचानक जो है उनके जो है रचनाएं आने लग गई हैं, और रचनाएं आ ही नहीं रही हैं, उनकी किताबें छप रही हैं, और फिर वो विमोचन जो समारोह है वो भी एक अलग ढंग से संपन्न हो रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, शब्दार्थों सहित काव्यम। अरे हमारे ऋषियों ने, हमारे चिंतकों ने ऐसे नहीं कह दिया था। उन्होंने कहा था कि रचना तभी संभव है जब शब्द और अर्थ दोनों के मध्य संतुलन स्थापित होगा। ऐसा नहीं होगा कि शब्द आगे दौड़ रहे हैं और अर्थ पीछे पीछे आ रहा है। ऐसा भी नहीं होगा कि अर्थ आगे आगे दौड़ रहा है और शब्द तो है ही नहीं। तो हमने हमेशा इस बात को लेकर के चिंता नहीं की। हमारा जो सौंदर्य शास्त्र है साहित्य का, वो इस बात को लेकर के चिंता नहीं करता है कि साहित्य क्या है, वो इस बात को लेकर चिंता करता है कि अकाव्य के विराट संसार से काव्य को विलग कैसे किया जाए, साहित्य को साहित्येतर माध्यमों से कैसे विशिष्ट बनाया जाए, कैसे उसको बताया जाए। अखबार साहित्य नहीं है, हमारी तमाम प्रकार की अभिव्यक्तियां साहित्य नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो चीजें हम तक आ रही है वो साहित्य नहीं है। ये हमारा ऋषि 1000 साल पहले, 1500 साल पहले बात कहता है। जब वो कहता है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, तब उसके सामने तमाम प्रकार के माध्यम है, उसके सामने पुराण है, उसके सामने आख्यान है, उसके सामने वेद तक है। वेद को भी वो कहता है कि वेद साहित्य नहीं है। साहित्य तब संभव होगा जब शब्द और अर्थ दोनों मिलकर साथ चलेंगे। फिर ये कहा गया वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऐसा वाक्य काव्य है जो रसात्मक हो, जो हमारे अंदर संवेदनाओं को जागृत करे, जो किसी एक व्यक्ति के अनुभव को सबके अनुभव में बदल दे। हम सब देख रहे हैं दुनिया को, हम सबके अनुभव हैं, लेकिन हम सब कवि नहीं हैं। कवि वह है जो अपने आप को एक दीर्घ साधना के साथ जो भी अनुभव उसके जीवन में आ रहे हैं उसको पहले अपने अंदर उतारे तो सही। यहाँ तो त्वरित लेखन की एक नई प्रकार की स्थितियां आने लगी। यदि अभी कोई घटना होती है तो पता चला शाम तक 10-15 कविताएं जो है वो अब सोशल मीडिया पे प्रकट हो जाएंगी। वो धैर्य के लिए अब कोई समय नहीं है, ही नहीं, अवकाश ही नहीं है। हमारे जब आदि कवि वाल्मीकि के सामने भी यह एक प्रसंग बना कि जो है बहेलिये ने क्रौंच युगल को जो है अलग कर दिया, वो जो है वो राग में डूबा हुआ था, उसने जो है उसके प्राण ले लिए। आप देखिए कि अचानक जो है उनके मन से जो है एक पंक्ति फूट पड़ती है, होती है कविता तात्कालिक भी होती है। तब वो व्यक्त कर देते हैं कि अब तेरी जो है प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, क्योंकि तूने जो है जो क्रौंच युगल था वो एक राग के अनुभव में जी रहा था, तूने उसको अलग कर दिया। फिर उनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या, मेरा जो शोक है वो श्लोक में बदल गया। और शोक जब श्लोक में बदल गया तो उनको समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये कुछ चीज है। उन्होंने अपने आप का आत्मावलोकन किया, अपनी उस घटना का एक तरह से पुनरावलोकन किया। और उसके बाद में आप देखिए कि रामायण जैसा एक महान काव्य जो है वो इस धरती पर जन्म लेता है। तो रचनाकार के पास में जब कुछ कहना होता है तो उसके पास में इतना समय होना चाहिए, अंतराल भी होना चाहिए। और वर्ड्सवर्थ भी इस बात को लेकर के चिंता करते हैं कि जो रचना है वो ऐसे नहीं आती है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है ये पावरफुल फीलिंग्स का। हमारी जो भी अनुभूतियां हैं जो बहुत ज्यादा उसके अंदर उद्रेक आ जाता है, तो वो सहज रूप में हमारे अंदर से प्रकट होना चाहिए। और लेकिन उन्होंने इस बात की भी संकेत किया कि वो जो बाद में वो जो अनुभव हमारे जीवन में आया, हमारी फीलिंग्स जो है अचानक जो है उसका ओवरफ्लो हुआ,
तो बाद में शांति के समय में स्मृत मनोवेगों के आधार पर फिर वो रचना में तब्दील होता है। एक पत्रकार है, उसके लिए तो ये सहज है कि उसको तो करना ही है, उसको तो रियल टाइम जो है, जो मीडिया का समय है, तो उसमें उसको तो तत्काल तत्क्षण, यानी आप सोचिए कि आप ये धैर्य भी नहीं बचा है पत्रकारों को कि वो पुष्टि कर लें किसी बात की, है ना। अचानक जो है बीच बीच में होता है कि अमुक व्यक्ति का निधन हो गया, थोड़ी देर बाद पता चलता है उसकी तस्वीरें लोग हटा करके कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनका निधन नहीं हुआ है। और इसमें बहुत बड़ी जो हिस्सेदारी है वो सोशल मीडिया के तमाम उपयोक्ताओं की है, तो उनमें धैर्य नहीं है। तो ये हो सकता है कि पत्रकारिता की दृष्टि से समय का जो प्रवाह चल रहा है उसको वो दर्ज करना है उनको। लेकिन जब हम लोग साहित्यिक संवेदना की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें इस प्रकार की सर्जना के लिए अवसर मिलना चाहिए जो कहीं ना कहीं देश और काल के दायरे से जुड़कर के भी उससे परे भी ले जाए, और उसको यदि कोई पाठक यदि उसको पढ़ता है तो वह उसका जो आस्वाद है वो निरंतर नया बना रहे। हमारे यहाँ कहा गया रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, सामान्य अर्थ का संवहन करने वाला शब्द काव्य नहीं है जब तक उसमें रमणीय अर्थ का प्रतिपादन नहीं होगा। और रमणीय क्या है? तो क्षणे क्षणे यन नवता मुपेति तदेव रूपम रमणीयतायाः। रमणीयता वो है ऐसा रूप, ऐसा शब्द, ऐसा वर्णन रमणीय है कि जो प्रत्येक क्षण हमें नवीन प्रतीत हो। रामचरितमानस की पंक्तियां या कबीर की वाणी जब हम पढ़ते हैं या प्रेमचंद के उपन्यास या कहानियों से जब हम गुजरते हैं, अज्ञेय या मुक्तिबोध की रचनाओं से जब हम गुजरते हैं, तो प्रतिक्षण नवता के साथ उस रचना से जुड़ते हैं। अभी जो बड़ी संख्या में, बड़े परिमाण में जो रचनाएं आ रही हैं, यद्यपि माध्यम के बदलाव के साथ साथ ये सब कुछ तो होना था कि ब्लॉगिंग का आना था, है ना, छोटी छोटी रचनाओं का आना था, ठीक है, लेकिन उसमें क्या रमणीयता है? क्या उसमें बार बार नवता का संचार करने की क्षमता है? नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। साहित्य की संभावनाएं भी हैं, साहित्य जो विपुल परिमाण में लिखा जा रहा था वो थोड़े से लोगों तक पहुंच रहा था, तो उसका एक तरह से लोकव्यापी स्वरूप बन गया है। अब लोगों के पास साहित्य पहुंच रहा है, लेकिन इस बड़े अंबार के बीच से वो जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है उसकी हम सबको तलाश है। वो कब मिलेगा? जब इस डिजिटल युग के जो उपयोगकर्ता हैं थोड़ा सा धैर्य दिखाएंगे, वो कहीं ना कहीं भाषा को लेकर के सजग होंगे, अभिव्यक्ति कौशल को लेकर के सजग होंगे, और छंदों को लेकर के सजग होंगे। जब से ये मुक्त छंद और इस प्रकार की चीजें आ गई उसके बाद तो अब कोई नियमन या कोई नियोजन की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। तो निश्चित तौर पर एक आस्वादक के नाते, एक समीक्षक के नाते हम सभी चाहते हैं कि हमको अच्छी रचनाएं पढ़ने को मिले, लेकिन जब इस भंडार के बीच में जब हम लोग जाते हैं तो लगता है कि हमने बहुत सारा समय जो है इसके बीच में नष्ट कर दिया है। तो अभिव्यक्ति कौशल और संप्रेषणीयता के साथ साथ जो भाषा की क्षमता है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ना होगा। और फिर एक और शर्त होती है किसी भी रचना के लिए कि पूर्व किसी अन्य के अनुभव को हमें भिन्न प्रकार से प्रकट करना है। यानी उसको पढ़ते हुए, उस प्रतीति को ग्रहण करते हुए हमें ऐसा लगना चाहिए कि अरे ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे हजारों लाखों करोड़ों लोग ईदगाह पर जाते हुए बच्चों को देखते आ रहे थे, हम आज भी देखते हैं, लेकिन जब प्रेमचंद ने दिखा दिया कि नहीं, एक हमीद है जो अपने परिवार की बुजुर्ग के लिए चिमटा लेकर के आ रहा है। आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल साधारण सा अनुभव हम सबके जीवन में होता है, हम सब देखते हैं, लेकिन रचनाकार किस तरह से हम सबके भोगे हुए, देखे हुए अनुभव को
कुछ इस भिन्न प्रकार से प्रकट कर देता है कि वह हमारे अंदर पैबस्त हो जाता है। और ईदगाह कहानी को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार वो नई प्रतीत होती है। पंच परमेश्वर हो, कफन हो, पूस की रात हो, गोदान जैसा महान उपन्यास हो, प्रेमचंद की जो है आवृत्ति तो लगातार हो रही है, तुलसी की आवृत्ति हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव को, हम सबके अनुभव को अपने अनुभव के साथ जोड़ा, लेकिन कुछ इस प्रकार से अभिव्यक्त किया कि वह ऐसा प्रतीत होता है कि अरे हमने ऐसा तो सोचा ही नहीं था। और दूसरा यह कि उन्होंने उन तमाम बिंदुओं पर ले जाकर के हमें खड़ा कर दिया कि नहीं, दुनिया को इस तरह से भी देखना चाहिए। और इसीलिए आप देखें कि राजनीति और साहित्य के बीच के संवाद को लेकर के प्रेमचंद संकेत करते हैं कि साहित्य जो है वो मशाल की भूमिका में होना चाहिए, राजनीति के आगे आगे उसको चलना चाहिए। अभी समस्या ये हो गई कि विपुल परिमाण में इस प्रकार का साहित्य भी हमारे सामने आ रहा है कि जो केवल नारे की तरह है, केवल सामान्य प्रकार के कथन है। तो सामान्य कथन से साहित्यिक कथन तक जाने की जो यात्रा है वो डिजिटल युग में, जिसमें कि बहुत संभावनाएं भरी हुई है, यदि उस दिशा में हमारे रचनाकार ले जाएंगे, हमें प्रवृत्त होंगे, तो निश्चित तौर पर इस युग की जो है महत्ता और हम सबके जीवन पे उसका जो प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके और अधिक लाभ होंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी। आपने हमारे उस भावाभिव्यक्ति के दौर से, जब हमने भाषा या बोली का आविष्कार नहीं हुआ था, और जो भीमबेटका की आपने बात की, वो तो अद्भुत है। भोपाल यात्रा में मुझे अवसर मिला था उस सारे शिल्प को देखने का। वो वास्तव में उस मानवीय परिकल्पना की बेजोड़ प्रस्तुति है, वो अपने आप में हमें रोमांचित करती है। वहाँ से लेकर के आपने आज के दौर तक की जो बहुत सारी चुनौतियों की बात की, साहित्य की संवेदना को जिस तरह से आपने प्रकट किया। जब आज वाल्मीकि का उदाहरण दे रहे थे तो मुझे अचानक पंथ याद आ गए, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अंग्रेजी का साहित्यकार भी कुछ ऐसे ही कहता है। शैले ने कहा, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस व्हिच टेल अस सैडेस्ट थॉट। तो ये, इसके पीछे कोई रुदन नहीं है। अब वो अनुभूतियों को कोई जरूरी नहीं है कि हमें आज भी जाके उस पक्षी का शिकार करना है या हमें किसी का मर्डर करके उस दुख की अनुभूति करनी है। नहीं, मुख्य वह है कि हम अपने उस आसपास के परिवेश को किस रूप से देखें। आपने उन कालजयी रचनाकारों की बात की, चाहे प्रसाद की बात की, चाहे प्रेमचंद की बात की, अज्ञे की, मुक्तिबोध की, बहुत सारे साहित्यकारों का आपने जिक्र किया। लेकिन आज के दौर में जब ये माध्यम आभासी आक्रमण हमारे हो चुका है, आकाशीय आक्रमण हमारे ऊपर हो चुका है, ऐसे दौर में ये सही है कि हर व्यक्ति लेखक बनने की चाह में इस अंधी दौड़ में सम्मिलित हो गया है। शब्दों की उसके पास पकड़ नहीं है, अभिव्यक्ति का वो कौशल नहीं है, लेकिन एक छटपटाहट है, एक व्याकुलता है अपने आप को अभिव्यक्त करने की। और उसने, मुझे कई बार लगता है कि हजारों करोड़ों मील दूर बैठी हुई एक नवयुवती जो शायद अपनी बात नहीं कह पाती है, आज उसके पास ये माध्यम है कि वो अपनी टूटी फूटी भाषा में, अपनी उस कच्ची भाषा में कहीं अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है। तो उन महान रचनाकारों के लिए शायद वो भी एक ऐसा कथ्य का आधार बन सकता है। जब हमारे योगेश भाई जैसे रचनाकार हैं, वो उसी को आधार बना करके एक पूरी की पूरी कहानी या उस पर कोई रचना लिख डालते हैं। तो ये समय सापेक्ष चीजें हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अपने परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि निराला जैसे साहित्यकार भी अपने प्रारंभिक दिनों में जिस तरह से उनको उन वेदनाओं को उनको झेलना पड़ा, आगे जाकर के फिर वो साहित्य का देवता और बहुत सारी उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया। तो मुझे लगता है कि ये सारी चुनौतियां आज के दौर में रहेंगी। और जब इतनी अधिक संख्या में होगा, हमारे पास ये भी सुविधा है, कोई ब्लॉग पसंद नहीं आता है तो हम उसको नहीं पढ़ें, किसी की फेसबुक पोस्ट नहीं पसंद आ रही है, अनफ्रेंड कर दें। तो विकल्प का अधिकार हमारे पास है, लेकिन हम अपनी रचनात्मकता को एक मंच दे सकते हैं। ये कम से कम डिजिटल माध्यमों ने हमारे सामने दिया है। ठीक है, हमने छोटे छोटे समूह भी बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसमें भी सकारात्मकता का भाव देखता हूं। चलिए, उन 50 लोगों के बीच में हमने कहीं एक विचार की श्रृंखला तो शुरू की। कुछ समय होगी गाली गलौज भी, जब हमारे में संयम आएगा, हम कहीं ना कहीं परिपक्व होंगे, क्योंकि वापस तो जा नहीं सकते, ये तो आएगा ही आएगा। हम अभी तो 4G 3G के दौर में हैं, आगे तो न जाने कितनी बड़ी तकनीक आएगी। हमारे इस जीवन काल में हम
देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ऐसी आभासी दुनिया में हम जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे विकल्प हमारे सामने होंगे। अब हालांकि समय जो निर्धारित था वो पूरा हो चुका है, लेकिन रवि माथुर वो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आज के कवि वातानुकूलित कमरों में बैठकर ग्रामीण जीवन के चित्र खींचने लगे हैं। ये आज के साहित्य के इस दिशा को आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि भाई शैलेंद्र जी ने मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से इन सारे मुद्दों को छुआ है कि किस तरह से एक साहित्यकार उन संवेदनाओं को महसूस करे, तभी वो कालजयी रचना लिख पाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप चाहें इनके इस पर कोई टिप्पणी करना तो आमंत्रित हैं भाई शैलेंद्र जी या हमारे जो भी और साथी। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है। जब तक कि हम लोग अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर रचनाएं नहीं लिखेंगे, निश्चित तौर पर इसमें वो बात नहीं होगी। और ये संकट तो है ही, जब ये डिजिटल युग नहीं आया था तब भी लोगों ने ये प्रश्न उठाना प्रारंभ कर दिया था कि कई बार उस जमाने में भी लोग ये कर रहे थे कि उन्होंने ग्रामीण जीवन को नहीं देखा, उसके दर्द को नहीं झेला, किसानों की जो पीड़ा है उसको नहीं देखा झेला, तो निश्चित तौर पर वो बात नहीं आ पाई उस साहित्य में। लेकिन जैसे हम लोग अभी प्रेमचंद की बात कर रहे थे, हम लोग रेणु की बात भी कर सकते हैं। इसी परंपरा में मिथिलेश्वर या अन्य रचनाकारों को हम लोग देखते हैं, तो उन्होंने ग्रामीण जीवन के यथार्थ को न केवल स्वयं भोगा है, वरन उसको साक्षी बनाते हुए उन्होंने हम तक जो महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं, उससे हम लोग उन तमाम विषयों को लेकर के हम समझ लेते हैं कि हाँ, किसानों के जीवन में ये सब तमाम चीजें हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रचनाकार को कहीं न कहीं उन तमाम क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, उन बीहड़ों में जाना पड़ेगा, उन तमाम लोक जनजातीय समुदायों तक जाना होगा, जिनको लेकर के अभी भी बहुत कुछ लिखा जाना शेष है। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो अभी एक तरह से गर्भ में ही है इस समय और समाज के प्रवाह में। उनको लेकर के निश्चित तौर पर प्रयास यदि कोई करे तो निश्चित तौर पर उसे जब तक अनुभव जगत में उन चीजों को नहीं लाएगा तब तक वो अभिव्यक्त जो होगा वो अधूरा ही होगा। साहित्य जब तक अनुभव आधारित नहीं होगा, होगा हुआ यथार्थ और देखा हुआ यथार्थ नहीं होगा, तब तक तो साहित्य कहीं ना वो अधूरा सा रहेगा, शायद मैं ऐसा समझता हूँ। योगेश जी, शैलेंद्र जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो अपन आजकल कहते हैं डिजिटल मीडिया में तत्काल प्रतिक्रिया की सुविधा है, लेकिन ये तो हमारे पास बरसों से है। जो आपने उदाहरण दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण लगा मुझे कि जो हमारी लोक शैलियां हैं उसमें जब वो प्रदर्शन हो रहे हैं तो वही तत्काल प्रतिक्रिया वहां भी मिल रही है। आप तो आकाशवाणी माध्यम से लगभग 3 दशक तक जुड़े रहे और अब इन माध्यमों पर भी हैं, तो जो चीज हमारी उस सांस्कृतिक परंपराओं में एक अक्षुण्ण रही है, तो आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? जिस माध्यम की हम विशेषता बता रहे हैं वो तो हमारे पास पहले से ही है। क्या महसूस करते हैं आप इस बदलाव को देखते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि तात्कालिक जो प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसा शैलेंद्र जी ने कहा कि तात्कालिक प्रतिक्रिया कोई जरूरी नहीं है कि वो सटीक हो या बहुत उस आधार पे साहित्य के दृष्टिकोण से सही हो। तात्कालिक प्रतिक्रिया समाचार पत्रों के लिए या कोई सूचना देने के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, ये हमारे लिए सूचना थी, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से मैं नहीं समझता कि कोई भी तात्कालिक प्रतिक्रिया देना साहित्य को समृद्ध करता हो या उसका संवर्धन करता हो। राकेश जी, शैलेंद्र जी ने कुछ बात मीडिया को लेके भी उठाई थी। अब चूंकि आप सर, मैं तो ये मैसेज देख रहा हूँ, इनका प्राप्ति जी का मैसेज लगातार आ रहा है कि नेक्स्ट सेशन का टाइम हो रहा है, इसको एंड करें। अच्छा, मुझे तो मेरे चैट पे ध्यान है। चलिए, तो फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारे तीनों सहयोगी विशेषज्ञ थे, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, प्रोफेसर राकेश गोस्वामी और भाई योगेश कानवा जी, आप यहाँ आए और साहित्य की उन संभावनाओं, चुनौतियां और उसके प्रतिमानों को लेकर के आपने अपने विचारपूर्ण उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।